अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ी डिटेल डिस्कशन ओवरऑल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, उसके हालात, उसके तनाजुर में होने वाली तब्दीलियां। सबसे पहले ज़रा बात कर लेंगे हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर, मुख्तलिफ फेडरेशंस को लेकर। ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली एथलेटिक्स फेडरेशन के जो इंतखाबात थे पंजाब के, वो जो रीजनल इंतखाबात हुए, यानी वो सूबाई पंजाब की फेडरेशन के, उसमें अरशद नदीम के जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब पर ताहयात पाबंदी लगा दी और उनके सेक्रेटरी हैं साथ, उन पर 10 साल की पाबंदी लगाई। क्यों लगी ये पाबंदी, इस पर हम बड़ी डिटेल आज डिस्कशन करेंगे और थोड़ी चीज़ें मैं भी कुछ स्टार्ट में बताऊंगा और उसके बाद ज़रा अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, उनसे बेहतर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में कम वेशी लोग जानते हैं। फिर अरशद नदीम के वो मेडल्स, वो तैयारियाँ, उनके साथ गलत हो रहा है कि अरशद नदीम के साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है और वहाँ पर ये ताहयात पाबंदियाँ, वैसे ही हमारी स्पोर्ट्स बड़ी अताब का शिकार है, तो पूरी दुनिया में इसकी जगहसाई हो रही है। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। इसमें सारी सिचुएशन में खाली एथलेटिक्स फेडरेशन नहीं है, कभी बॉडी बिल्डिंग आ जाती है, कभी हॉकी आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। जितनी भी ये फेडरेशंस हैं या उनकी एसोसिएशंस हैं जो रीजनल सतह पे या सूबाई सतह पे काम करती हैं, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जुड़ी हैं। उनका क्या किरदार और जिम्मेदारी है, इस पर भी बात करेंगे। सुल्तान जौहर कप में पाकिस्तान हॉकी अपनी परफॉर्मेंसेस दे रही है। मैचेस न्यूजीलैंड के साथ खेला तो भी बड़ा मामला रहा। पहले हमने बर्तरी दी, बाद में वो बर्तरी भी उतर गई और फिर सिचुएशन और रिजल्ट हमारे हक में नहीं आए। उससे पहले भारत के साथ खेले। एक चीज़ तब्दील हुई कि भारत ने क्रिकेट के मैदान में घटिया काम किया ज़रूर था, लेकिन खेल ऐसी चीज़ है जो दिलों को जोड़ता है, जो अपनी इज्जत कायम करता है। वहाँ पर हॉकी के खिलाड़ियों ने रिवायती हाई फाइव किया, पाकिस्तानी टीम ने भी हाई फाइव किया। पाकिस्तान तो हमेशा ओपन है, हम अपना ओपन हार्टेडली वेलकम करते हैं जो अच्छा जेस्चर देता है। उसके बाद मैच हुआ और पाकिस्तान ने वो मैच बराबरी की सतह पर खेला। इस टूर्नामेंट में 2-3 प्लेयर्स हैं, वही अगर जिसकी हनान शाहिद हो गया, मुर्तज़ा हो गया, 2-3 प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी हॉकी का कोई हाल नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि लड़के बेचारे जो बैनुल अक़वामी मैचेस खेल के आते हैं, उनकी डेलीज फंस जाती हैं, पैसे उनको देते नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स उनके होते नहीं हैं। 8-9 खिलाड़ियों के सियालकोट के एक बड़े ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, हुआ कुछ भी नहीं। हॉकी, उसकी तबाही पर बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे और फिर इसके साथ ही ज़रा बात करेंगे हम आज क्रिकेट को लेकर भी। पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि ये जो टेस्ट मैच हुआ, हमने दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम जो कि टेस्ट चैंपियनशिप जीती, नंबर 1 टेस्ट टीम भी है, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती और उस सर्किल के बाद उसने अपना आगाज़ किया। लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप के विनर हैं, उन्होंने फातेहाना तौर पर आगाज़ किया और टेस्ट चैंपियनशिप की विनर को यानी चैंपियन को पाकिस्तान ने पछाड़ दिया। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मैं अगर दोनों इनिंग की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह को अच्छी खबर खेल के मैदान से है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को इस कदर कमज़ोर गर्दाना जा रहा था और वो सिर्फ T20 की पोजीशन पर कि T20 हमने बहुत ज़्यादा खेले, को अच्छे नहीं खेले। टेस्ट हमने खेले पाकिस्तान में, जो लास्ट टाइम हम खेले और लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा रहे, वो अच्छी नहीं गई। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान में हम बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए। फिर हमने खैर विकेट्स को अपने हिसाब से बनाया और फिर जो कि सबका हक है, और हम इंग्लैंड से जीते। लेकिन इस बार विकेट भी दोनों के लिए मुझे लगता है ठीक थी। अगर दोनों खेल सकते तो खेल सकते थे। हमारे पास एक स्पिनर की कमी थी, जबकि साउथ अफ्रीका में स्पिनर ज़्यादा था, वो उन्होंने तैयारी बेहतर कर ली थी। तो टीम में जो शाहीन शाह अफरीदी रहे, उनके किरदार पे मैं ज़्यादा भी बात करूंगा, क्योंकि बड़े अरसे बाद हमारी पेस लेगेसी वापस आई। हमारे पेसर ने एक स्पिन ट्रैक के ऊपर ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 8.5 ओवर्स में 33 रन दे के लास्ट इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके बाद हम ये टेस्ट जीते। नोमान ने तो कमाल किया ही किया, अब्दुल कादिर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके साथ हम कितनी ज्यादती करते हैं इस पर भी बात करूंगा। साजिद ने भी कमाल की बॉलिंग की। हसन अली को ओवर ही बहुत कम दिए, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेरे लिए तो उस्तादों की तरह हैं, हमेशा उनसे चीज़ें सीखी भी हैं, सीखते भी हैं। बहुत ज़बरदस्त बड़ा नाम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, स्पोर्ट्स एंकरिंग का नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ बदियुज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बदी भाई भी बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए मोहतरम बड़े भाइयों की तरह। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नसीम भाई, क्रिकेट पर तो हम ज़रा आखिर में बात कर ही लेंगे, बहुत बात होती है क्रिकेट में। आज ज़रा टेप बॉल पर भी आपसे मैंने बात करनी है, वो मैं डिफरेंटली अलग से करूँगा। पहले हम ज़रा एथलेटिक्स फेडरेशन और जो दीगर फेडरेशन हैं जिसके इंतखाबात होते हैं, इतनी बेज़ाब्तगियाँ होती हैं नसीम भाई। मैं इससे पहले कि एथलेटिक पर जाऊँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या किरदार है,
क्या वहाँ पर सिर्फ नसरुल्लाह राणा जैसे करप्ट अफसरान ही बैठे रह जाएंगे, कोई काम नहीं होगा? क्या बेज़ाब्तियाँ उनके नाक के नीचे हो रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स का क्या हाल है, उससे आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी का अंदाजा कर सकते हैं। अगर तमाम फेडरेशन, तमाम एसोसिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जवाब दें अरसलान भाई, तो फिर लाजमी तौर पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो वो पैटर्न बॉडी होगी ना जो उनको मैनेज कर रही है, फिर बाकियों से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जो फेडरेशन है या उनके अंडर में जो एसोसिएशन है वो बरी जिम्मा है, ऐसा हरगिज नहीं है। सबके अपनी अपनी सतह पर जो कसूर है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स का हाल है कि फल फूल के नहीं दिया। एक हॉकी खेल हुआ करता था, उसकी जिम्मेदार उसकी सूरत हाल भी आपने देखी किस तरीके की दिखाई दी। लेकिन अभी आपने हॉकी की बात की थी, मैं जरा सा ऐड करूंगा क्योंकि बदी भाई जैसे मेरे साथी आजकल आपने देखा है फेसबुक पे शायरी बहुत करते हैं, अरसलान भाई। तो आ, वो जो हॉकी का रिजल्ट है उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि इंडिया ने हॉकी पे बहुत खर्च किया है और वो अपनी हॉकी को बहुत डेवलप कर रहे हैं, फॉरेन कोचेस और काफी चीजें उनके साथ हैं। तो अगर हमारी टीम उनसे ड्रॉ करती है, और हम 2 गोल की लीड लिए हुए थे अगेंस्ट इंडिया, और उसके बाद अगर हम मैच ड्रॉ किया, तो ये बड़े अरसे के बाद हॉकी के मैदान में कोई इंडिया के खिलाफ अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हैं। आप ऑन एंड ऑफ कुछ हो गई होगी परफॉर्मेंस, लेकिन मोस्टली इंडिया डोमिनेट करता है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कितना फंड देता है, ये भी एक क्वेश्चन दिखाई देता है। आप तमाम फेडरेशन को, एसोसिएशन को, उसके बाद वो जवाबदेही कितनी कर सकता है। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को वो मकाम हासिल ही नहीं रहा। उसके बाद सियासत, फिर भी सियासत, बजाय इसके कि सपोर्ट किया जाए, खेल को लेके चला जाए। जैसे अभी आपने अरशद नदीम के कोच की बात की। देखिए, अरशद नदीम से किसी ने पूछा जिसने मुकाबला करना है, अरशद नदीम को क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तैयार किया? अरशद नदीम को क्या पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने तैयार किया? अरशद नदीम एक रेयर केस है। अच्छा जो एक नसीम भाई, सच्चाई है नसीम उसको। भाई, मैं आज ना इस पर आपसे बड़ी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के साथ ही यहीं से शुरू करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना, नो डाउट अरशद नदीम का अपना किरदार है बहुत सारी चीज़ों में, बाकी लोग तो बाद में क्रेडिट लेने आ गए, आप मैं बदी भाई तो बहुत अच्छा जानते हैं। लेकिन ये जो फेडरेशंस के किरदार हैं, मैं समझता हूँ इसमें जाके उनके कोच का जाना, घुसना, इलेक्शन के मामलात में जाना, मैं नहीं समझता कि इतनी इज्जत के बाद उन्हें इस गन में पड़ना चाहिए था। ये लोग हैं ही ऐसे, ये तो ऐसे ही करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात एक बार फिर खुश आमदीद। नसीम भाई प्लीज़, ये जो आप बात कर रहे थे बड़ी डिटेल है, ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा। अरशद नदीम ने अपनी मदद आपके तहत, आपके हमारे बदी भाई के सामने सामने जितना मेहनत की वो सारे जानते। आज भी जहां वो खड़ा है वो अपनी मेहनत पे बस खामोश रहता है, सबको क्रेडिट दे देता है, अच्छा करता है, वरना ये गिद्धों की तरह सारे पहुंच जाएंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सर, एथलेटिक फेडरेशन बड़े लंबा अरसा, कभी शाही साहब के पास, कभी किसके पास, एक लंबा अरसा ऐसे लगता था जैसे एक ही बंदा रह गया जिसने सारी फेडरेशन चलानी है। खाली इसकी बात नहीं, आप उधर देख लें वो सजाद खोखर साहब को, तो वो हॉकी में बैठ गए, आके जाते नहीं थे। करप्शन के वो बाजार गर्म हुए हॉकी में, लेकिन वो वहीं मौजूद है। तारिक बुख्ती साहब आए तो वही हाल। उसके बाद आप ज़रा उधर आरिफ साहब के पास आ जाए, आरिफ हसन साहब के, उधर वो मामलात ओलंपिक्स एसोसिएशन, ओलंपिक्स के पीओए के, अजीब सिचुएशन है। एक बंदा सालों बैठा रहता है, जाता भी नहीं, और प्लेयर्स भी कोई डेवलप नहीं होते। ये अरशद का आप बड़ा अच्छा जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगा जरा सुनने वालों को बताएं। हाँ, मैं बात यही कर रहा हूँ। देखिए, 2004 में मैं एथेंस ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था। उस वक्त जनरल आरिफ हसन शैफडी मिशन थे पाकिस्तान के, और खासा उनके साथ काम करने का मौका मिला था क्योंकि मेरा जो एक्रेडिशन था वो प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब ने कराया था। और वो वहाँ के वीवीआईपी का गेस्ट का एक्रेडिशन था कि जहाँ पे सारे वीवीआईपी बैठे थे। उसमें सुनील दत्त, जो एक उनके फॉर्मर अदाकार हैं, बड़े नामवर मरहूम, उनके शेफ डी मिशन वो थे उस वक्त वहां के, वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे। मैंने जितना देखा, एक लड़ाई देखी मैंने जनरल आरिफ हसन और जनरल शाही साहब की। और वो लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए इतनी ज्यादा शदीद थी। एक किसी को हुकूमत सपोर्ट कर रही है, किसी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सपोर्ट कर रही है, हम किसी एक पेज पर नहीं थे। और उस पेज पर नहीं होने की वजह से हमारे मुल्क में जितनी एसोसिएशन है, तकरीबन इतनी पैरेलल एसोसिएशन बन गई थी। एक आरिफ हसन साहब के साथ खड़ी है, एक जनरल साई साहब के साथ खड़ी है, वो जाएं इधर जाएं या इधर जाएं।
उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो जो लड़ाई थी उस वक्त दो बड़े ऑफिशियल्स के दरमियान, उसने पाकिस्तान के ओलंपिक स्पोर्ट्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और उनकी जो बाकियात, मैं कह सकता हूं कि वही लोग तकरीबन, कोई उनके साथ था कोई उनके साथ था, और उसके बाद वो अब फेडरेशन या एसोसिएशन का हिस्सा है। हम लड़ते हुए ज्यादा टाइम गुजार देते हैं। हमारा मकसद कभी भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता। कुर्सी हमारे लिए अहम है। अब आप अंदाजा करें कि यही एसोसिएशन और फेडरेशन रोती भी दिखाई देती है, जी हमारे पास बजट नहीं है। हॉकी को तो चलो फिर भी नेशनल गेम होने की वजह से कभी एक झटके में हम कह सकते हैं कोई बजट मिल जाता है बड़ा, लेकिन बाकी फेडरेशन या एसोसिएशन को तो कुछ भी नहीं मिलता। और फिर हमारी इमेच्योरिटी का ये आलम है यहाँ पर कोकर भाई, कि आप उठा के देखें, जब अरशद नदीम ने मेडल जीता, मेडल जीतने के बाद आपने इतना ज्यादा, यानी कि जो कहते हैं ना कि इमेच्योरिटी की कमी और कॉमन सेंस दिखाई नहीं देता। मैं अरशद नदीम के कोच के बारे में तो बाद में आता हूँ कि भाई आप भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए, अगर अल्लाह ने आपको शोहरत दी, आप भी थोड़ा सा देखभाल करें। दूसरी चीज, अरशद नदीम साहब को आपने जितना उनको पजीराई की माली मामलात में, देखें हर हम पाकिस्तानी कौम है भाई, और हमारे ज्यादातर एथलीट जो है वो गरीब घरानों से, गांव देहात से आते हैं और उसके बाद आके वो परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे तो नीचे ही हमारा जो रेयर टैलेंट होता है, रेयर टैलेंट होता है, वो अंडर 14 अंडर 12 पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई आ गया और वो जीत गया, तो ऐसा भी नहीं पागल हो जाओ कि आप अरबों रुपए में चले जाओ, आप करोड़ों से निकल के भाई, वो फिर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो दोबारा हम्म। उतना ही परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब आप देखें ना, अभी लास्ट आप एथलेटिक चैंपियनशिप उठा के देखें, अरशद नदीम ठीक है इंजरी के बाद आए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमने ओलंपिक्स में देखा था, बाकी तो नीरज चोपड़ा थ्रो करते थे वो गिर पड़ते थे, वो तो खड़े खड़े थ्रो कर रहे थे और इतनी बड़ी थ्रो कर रहे थे, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा 90 बैरियर को छुआ। हम्म। तो उसके बाद आप वापस बैकफुट पे आते हुए दिखाई दिए। तो हम एक तो आप सपोर्ट नहीं करते, अगर जीत जाएं तो फिर उसमें भी हम जो है वो अपनी खुशी को काबू में नहीं रख पाते। हर इदारा बुला रहे भाई, आप ठीक है 10-15 करोड़ रुपए एक अच्छा सा घर देते और एकेडमी बना के देते, आपने वो काम तो किया नहीं कि जिसके जरिए आप मजीद कोई जेवलिन थ्रो तैयार कर सकते हैं, थ्रोवर। तो अरसान भाई, ये बहुत ऐसी अच्छे। चीजें कि जिस पे आप नसीम भाई, ये डिस्कस जो करते आपने चले बड़ी जाए। अच्छी बात कही कि हम ना यहाँ तो सपोर्ट नहीं करते, और अगर कोई खुद कुछ करके आ जाए तो फिर उसके साथ ऐसा कर देते हैं कि वो दोबारा उसको मसला ही नहीं रहता ना, फिर वो उसकी सोच भी बदल देते हैं कि भाई इतना कुछ हो गया, आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अरशद, चले हम ये मार्जिन देते हैं कि एक तो प्राइड है हमारा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ओलंपिक्स में लेकर, हमेशा के लिए उसने एक बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल। अपना हिस्ट्री में नाम रजिस्टर कर लिया। ये उसका कसूर नहीं है कि उसको क्या कुछ, उस वो अभी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन फेडरेशन का काम होता है कि दूसरा तो तैयार कर लो। एक अफशान लड़की है, इतनी कमाल की जेवलिन थ्रो करती है, कोई उसका पजीराई नहीं है, उसको कोई नहीं जानता। ये यासिर भी अगर टेलीविजन के जरिए इतना ज़्यादा बदी भाई ना सामने आता, तो शायद यासिर को भी अभी सेकंड तौर पर ना भेजते और उसको यहीं रहने देते। वो उसने भी बेचारे ने बड़े मीडिया में आके थोड़ी बात की, तो उसका नाम आगे आ गया, वो भी चला गया थ्रो करने। लेकिन हमने देखा कि अभी वो बहुत, उसको टाइम चाहिए, वो 70-75 तक की थ्रो कर रहा है, इससे आगे वो भी नहीं जा रहा। अरशद नदीम उनके कोच वाला मामला बदी भाई, आपके सामने उस दिन हम ये खबर भी डिस्कस कर रहे थे मैं और आप, ये जो ताहयात पाबंदियां हैं इस तरह करना, ये बड़े नामवर आदमी के साथ बड़ी ज्यादती, और एक छोटी सी बात पे कि वो पेश नहीं हुए उस एथलेटिक फेडरेशन साहब के सामने, जिसके अपने पूरे इलेक्शन नल एंड वाइड होने वाले हैं। सलाम भाई, सबसे पहले तो हमारे उस्ताद हैं नसीम भाई, इनके सामने तो हमें बोलते हुए भी जो है थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हमने सब कुछ सीखा, इन्हीं से सीखा। तो अच्छा बदी भाई, आपने बात की बदी थी भाई, थैंक यू बदी भाई। मैं बदी भाई, कोई भी खेल हो यही ना एक वजह है, जी, यही एक वजह है कि नसीम भाई को ना मैं उस तरफ बिठाता हूँ। मैं नहीं जाता इनके शो में कभी भी, हम बोल नहीं सकते भाई नसीम भाई के आगे। नहीं नहीं, ऐसी नसीम भाई बात नहीं है नसीम यार, आप भाई बहुत ये अच्छा भाई शो कर हमारे रहे हैं लिए जो अफसान है आप। प्यारे भाई हैं, हमारे लिए प्यारे भाई हैं, और हम इनको प्यार से प्यारे भाई कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, देखिए असलम भाई, अभी आप बात कर रहे थे ना कि एक अरशद नदीम के बाद दूसरा अरशद नदीम हम तैयार नहीं कर रहे, यही हिसाब जो है क्रिकेट में, ये एक बाबर के बाद हम दूसरा बाबर भी तैयार नहीं कर रहे। तो असल मसला ये होता है कि जो और चढ़ते बाबर को सूरज भी के तैयार सारे ही नहीं कर पुजारी होते रहे। हैं, जब अरशद नदीम ने और जीता, हाँ और बदी बाबर भाई, भी बाबर तैयार को नहीं भी हो रहा, तैयार वो नहीं कर रहे। बिल्कुल जो है वो चला गया।
बाबर के मुतबादिल। अच्छा, मैं नहीं, आप आप कंटिन्यू बात नहीं, कर रहे बाबर थे। वाली बात बाद में, नसीम भाई ये इस पे बड़ा मजे का जी जी। टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात हाँ। करेंगे। पहले हम ये इस तक, जी जी वदी भाई। अरशद नदीम की जहां तक आपने बात की ना, देखिए चढ़ते सूरज के सारे ही पुजारी होते हैं कि भाई वो जीत के आया तो नसीम भाई ने हमें कह दिया वाह 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 वाह, 6 मरतबा प्रोग्राम में ले लिया, किसी बैंक वाले ने बुला लिया, किसी फेडरेशन ने बुला लिया, किसी बड़े आदमी ने बुला लिया, जितने 92.97 की बॉल की तो इतने पैसे भी दिए जा रहे हैं। भाई सबसे सब कुछ करें, लेकिन मसला सारा ये है कि आप उसके एक अरशद नदीम का दूसरा अरशद नदीम भी तो बनाएं। ये हमने कभी सोचा ही नहीं। कोई एकेडमी, अभी नसीम भाई ने बहुत अच्छी बात की कि एक एकेडमी हो जिसमें जो है, अगर एक हमारा जेवलिन थ्रो फेंकने वाला अगर प्लेयर ऐसा है जिसने ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो एक दूसरा भी तैयार होना चाहिए। यासिर जो है, इसके साथ जो है और भी लड़के वहां पर जो है इस्लामाबाद जिना स्पोर्ट, आप बेहतर जानते हैं वहां पर कितने लड़के आते हैं, वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनकी क्या हम अकेडमी बना के उनको नहीं सिखा सकते? वो आगे नहीं जा सकते? जा सकते हैं। असल में हमारे यहाँ ये है कि बिल्कुल हम जो है खेलों को भूल जाते हैं। बस एक बंदे ने सारा काम कर दिया तो उसी को लेकर बढ़ जाते हैं। अभी वो हारा वर्ल्ड एथलेटिक में, क्या 10वें नंबर पे चला गया, तो लोगों ने क्या कुछ बातें नहीं की, ये हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस तरीके से आप कोच की बात कर रहे हैं, जब जीता तो कोच ही सब कुछ था, जब हारा तो कोच को बुलाया जा रहा है, उसको नोटिस दिए जा रहे हैं, उससे वजाहत तलब की जा रही है। भाई वहां पर अरशद नदीम जो है नेजा फेंक रहा था, वहां पर कोच नहीं फेंक रहा था। कोच का काम होता है कि उसको सारी चीजें जो पहले उसने बताई, सब कुछ किया, टेक्निक दिखाई, उसकी फिटनेस पे काम किया, जो कुछ किया उसने जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इस बार उसने खुद उसमें नोटिस में लिख दिया कि उनकी जो कोनी की इंजरी थी उससे मुकम्मल सेहतियाब नहीं थे, जिसकी वजह से थ्रू नहीं मिलते। वर्ल्ड, ये तो एथलेटिक फेडरेशन है, ये एसोसिएशन जितनी अपने आप को बड़ा क्रेडिट देती है, मुझे बताएं ये क्या कर रही है? इन्होंने कौन से प्लेयर ऐसे हैं? वो आप इस्लामाबाद का लड़का है, वो जो 100 मीटर की रेस करता है, 200 मीटर की रेस करता है, कितना जबरदस्त लड़का है, उसको उसके ऊपर हमने कभी काम किया है? फिर एक लड़की है जो लाहौर की है, वो इतना जबरदस्त स्प्रिंटर है, उसके ऊपर किसी ने फायका काम रियाज, किया कि यार आप इनको फायका भी? रियाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। बदी भाई, मैं जी नसीम जी। भाई आपके साथ ये शेयर करता हूँ। मतलब ऐसी बात जो आप हैरान हो जाएंगे। फायका रियाज गई सर, जब ओलंपिक्स में जा रही थी बदी भाई और नसीम भाई, तो यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो गई, और उसने अंदर जाते हुए पहले उससे पूछा जाता था किधर, उसने कहा जी मैं ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, कार्ड दिखाओ ओलंपिक्स का, लेटर दिखाओ, ये वो आम लोग उससे पूछते थे। फिर एक दिन वो स्विमिंग के लिए चली गई जो कि मैंडेटरी था, उसको अपने स्टेमिना प्रैक्टिस करने, उसको करने ही नहीं दे रहे थे स्विमिंग तक। ये तो हाल है। अब आप बदी भाई इससे ज्यादा क्या, जो बिल्कुल, ओलंपिक्स के लिए जा रही ये कर दिया हमने उसके साथ। यही तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया है, जिना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया है, ये यहाँ कोचिंग सेंटर क्यों बनाया गया है? इसीलिए है ना कि वो एथलीट जो एसोसिएशन से खेलते हैं या फेडरेशन के साथ मुंसलिक है, उनको वहां पर रोक टोक होनी नहीं चाहिए। वो आए, अपनी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए आगे खेलना चाहते हैं ना। लेकिन यहाँ हम उन पे भी पाबंदी लगा देते हैं। जैसे ही उसके कोई नाम हो जाता है तो फिर 10 लोग उसको गेट पर वसूल करने चले जाते हैं। हाँ जी वो साहब आए, अरशद नदीम आए। अरशद नदीम जब जीता तो उसको लोग पहचानने लगे, जब मीडिया में खबरें चली तो उसको पहचानने लगे। उससे पहले अरशद नदीम वहीं था, जेवलिन थ्रो भी वहीं था, वो हमेशा से वो काम भी कर रहा था। लेकिन जब जीता तो उसके सारे बोले ये अरशद नदीम को मैंने तैयार किया, ये कहता है वो मेरी प्रोडक्ट है, ये कहता है मेरी प्रोडक्ट है। तो जितनी भी स्पोर्ट बोर्ड ने अगर ठेकेदार बना हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, वो हर चीज पे अगर एक्शन ले रहा है या उनको फंड दे रहा है, तो फिर उनकी कारकर्दगी के बारे में उनसे दूसरी एसोसिएशन से पूछे। आप इंतखाबात कराते हैं, जाली लोगों के इंतखाब हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। जो कभी ओलंपिक्स की भी आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान ओलंपिक जो एसोसिएशन है, इसमें आरिफ हसन कितने अरसा रहे? मेरे ख्याल में 16 साल तो वो बैठ के चले गए। फिर हमारी सिंध ओलंपिक्स है, यहाँ पर मोहम्मद अली राजपूत है, वो पिछले 20 साल से बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक बंदे को लाते हैं और उसको ऐसा जो है उसको लगा देते हैं कि वो हटने का नाम नहीं देता, क्योंकि इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है। उसने कौन सा खिलाड़ियों पे पैसे लगाना है? उसने तो अगर 200 रुपए मिले तो वो 175 रुपए जेब में डालेगा, 25 रुपए खिलाड़ियों में बांट देगा। यही इसी वजह से हमारी हॉकी तबाह हुई है कि हमारी हॉकी जो है उन
खिलाड़ियों को जब पैसे नहीं मिलेंगे, उनके कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, तो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो ये खिलाड़ियों के साथ तो ज्यादती है। अच्छा, जीत इससे जाए तो उसकी एक वाह चीज वाह हो और भी जाती है, है। इससे एक चीज और भी है, आपकी बात से मैं अग्री हूं नसीम भाई। जहां पर सलमान भट्ट साहब की बात है, बड़े ही मोहतरम है, बहुत काम किया है उन्होंने, आपने मैंने बहुत कुछ देखा है उनको मेहनत करते हुए, और नो डाउट उस बंदे ने कहीं अरशद नदीम को वो कमी नहीं रहने दी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे या एडवांस टेक्निक्स के कोचेस जो कुछ सिखा रहे हैं वहां पर। मतलब नीरज का आप जिक्र कर रहे थे, नीरज चोपड़ा पर मंथली 1.5 से 2 करोड़ सिर्फ उसकी प्रैक्टिसेस पे लगता है। उसकी अपनी सैलरी जितनी है वो सारे जानते हैं, उसके कोच का जितना एक्सपेंस है, उसका पूरा एक क्रू है जो उसकी फिटनेस वाला अलग है, उसकी ग्रूमिंग अलग हो रही है, उसके और मामलात अलग, वो एक अलग है। लेकिन इनको हम देते ही क्या थे, अभी भी क्या दे रहे हैं, खैर वो जो मिल गया सो मिल गया। पर मामला मेरा ये है कि क्या इतने मोतबर नाम के बाद मुझे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इकबाल साहब को ना ये इलेक्शन के मामलात से भट्ट साहब को अलग होना चाहिए था? ये गंद है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है कि जितनी रिस्पेक्ट मिल गई थी, जिस सतह से अल्लाह ने उनको ओलंपिक गोल्ड के साथ खड़ा कर दिया था, तो यहाँ पर है क्या फिर वो आपको पता है कि देखिए, फेडरेशन में कुछ हो ना हो लेकिन कुछ मजे जरूर है। वो ये है कि इनकी एफिलिएशन जो होती है वो इंटरनेशनल बॉडीज के साथ होती है। ये एक तो अपनी चौधराहट, यहाँ पे आप चौधराहट का जो आपने अभी इतनी जबरदस्त मिसाल दी कि बच्ची तैयारी कर रही है ओलंपिक्स के लिए और उसको जिन्हें स्टेडियम में जाने से रोका जा रहा है, और वहां पे जो है वो उसके लिए बजाय इसके कि आसानियां पैदा की जाएं कि हमारे मुल्क में गोल्ड मेडल आए, मेरे ख्याल है वो कमरे वहाँ के ऑफिशियल्स के लिए सोने के लिए हैं कि जो सिंध भर से आते हैं, इधर से आते हैं, दोस्त यार आते हैं, उनके सोने के लिए वो बना हुआ है हॉस्टल। वो एक हॉस्टल नुमा है, वो जिम्नेजियम नहीं है शायद। अगर ओलंपिक्स की बच्ची को भी रोका जाता है तो नसीम फिर भाई, किसके लिए है वो? सादिया गुल पाकिस्तान की नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर रही है, फरहान जमान की वाइफ, वो खुद टॉप स्क्वाश प्लेयर रहा है। सादिया गुल जस्ट उनके वहां पर सिखाने जाती हैं, उनकी बच्ची है छोटी, साथ वो जाती हैं, अभी वो दोबारा नंबर 1 प्लेयर हो गई हैं खेल की। वो जाती हैं और सिर्फ उनके रिसेप्शन पे बैठती थी। सादिया गुल को वहां बैठने से मना कर दिया, आप रिसेप्शन पे क्यों बैठती हैं? और वहां जो कमरे हैं एसी वाले कमरे, वो इंटरनीस के पास थे। हाँ हाँ, अब आप देखिए ना, बस यार, नो कमेंट्स वाला लफ्ज भी जो है ना अजीब सा लगता है कि आप थोड़ा सा एहसास कर लो यार। पहले ही कौन सी चीज यहाँ पे आपको सही दिखाई देती है, उसमें आप स्पोर्ट्स को भी जो है वो इस तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा, वो जो लाइव बैन की बात हो रही है, वो बड़ा सरप्राइजिंग है भाई। किस बात का लाइव बैन जो है वो, अगर आप अगर नहीं पहुंच पाए मीटिंग के अंदर या बात नहीं हो सकी, और फिर हो सकता है उनके भी जहन में ये वजह हो कि उनको लाइव बैन किया कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, देखिए वो फिर सियासी मामलात भी साथ साथ बन गए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको एक एक शोबे से अच्छी रिस्पेक्ट मिल गई है, और अरशद नदीम जो है वो अभी भी होपफुल है, आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अरशद नेक्स्ट ओलंपिक्स के अंदर अपने एजाज का दिफा करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं अरसलान भाई, इस वक्त आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा भी अब वो नहीं दिखाई दिए और अरशद भी दिखाई नहीं दिए। जी नीरज बिल्कुल। अरशद से थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखाई दिया एथलेटिक चैंपियनशिप में, लेकिन नए लोग और खासकर अफ्रीकी ममालिक के जो लोग हैं वो हम्म। जरा थोड़े से बिल्ड वाइज भी स्ट्रांग लग रहे हैं, और वो रैपिडली इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे नीरज चोपड़ा हो या अरशद नदीम हो, उनके लिए नेक्स्ट ओलंपिक्स में बहुत सख्त चैलेंज होगा। अग्री। और अच्छा बदी भाई, सलमान यही बट, चीज अगर आपसे कि सलमान साहब के साथ इस तरह का रवैया वैसे तो नाकाबिले कबूल है। दूसरा, आपको सबको एक चीज और भी बताऊं जो मैं खुद बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा हूं, और जाहिर है जिम्मेदारी के साथ, के जब साउथ अफ्रीका के लिए और जो स्कॉलरशिप के नाम पे जो चीज़ें हो रही थी जिसमें पाकिस्तान से उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो लाहौर का एक ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप, उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ वो सारा कुछ खुद किया था। कोई एथलेटिक फेडरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई पीएसबी नहीं। तो ये भी अरशद नदीम के लिए उन्होंने खुद ही कर दिया था। तो यहाँ पर क्रेडिट लेने की बारी अलग। अच्छा, दीगर जो पीएसबी के मामलात हैं बदी भाई, आपको नहीं लगता हर फेडरेशन के इलेक्शन का एक रिजल्ट आ रहा है जी उसमें बेजाबतगी हुई, तो पीएसबी का क्या किरदार है? यही तो रोना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का काम क्या है। वहां पर जो डीजी बैठे हैं
या कोई भी वहाँ के अफसरान हैं, उनका मकसद तो ये है ना कि जितनी भी फेडरेशन है, जितनी भी एसोसिएशन है, अगर वो इंतखाबात कराती है तो वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड खुद उसकी निगरानी करे और इस बात का तयन करे कि ये वाकई ये असली लोग हैं या जाली लोग हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो असल में एसोसिएशन में 4 आदमी होंगे, वो उनके जानने वाले होंगे, उस फेडरेशन में 4 आदमी होंगे, वो उनके जानने वाले होंगे। तो वो जिन बंदों को ले आएंगे, आके खड़ा करेंगे, अपनी मर्जी के बंदे जितवा देंगे। उनको मालूम है यस बॉस वाली बात है, जो मैं कहूंगा अगला ये मानेगा, तो फिर कौन ऐसा करेगा? तो असल मसला है, ये सब अपने मफाद में इस तरह की बातें होती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि उसको ये काम करना चाहिए कि जितनी भी एसोसिएशन है, जितनी भी फेडरेशन है, जब उनके इंतखाबात हों या उनकी कुछ भी मसले मसाइल हों, वो उसको खुद देखे, खुद हैंडल करे। और उसमें ऐसे गैर जो है वो सियासी लोग होने चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हो, जिनको स्पोर्ट्स के बारे में और ये पता ना हो, मुझे चाहे वो लगता है कि फुटबॉल हो। आईपीसी मिनिस्ट्री को खुद भी देखना होगा। बड़ा बजट आता है, स्पोर्ट्स बोर्ड वापस कर देता है। मैं तो हैरान हूँ, कभी ओलंपिक एसोसिएशन वापस कर देती है, कभी पीएसबी वापस कर देता है आईपीसी मिनिस्ट्री को। भाई लगा दो यार खिलाड़ियों पर, आप लोगों का काम है खिलाड़ियों पे लगाना। खिलाड़ी रुलता रहे, उसके प्रॉब्लम चलते रहे, उस पर नहीं लगाएंगे, वापस करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, पाकिस्तान हॉकी पर जरा बात करेंगे और फिर उससे आगे क्रिकेट पर भी बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जरा बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसके किरदार पर, और जाहिर है अभी आगे हॉकी है तो उस पर भी हमने इस पर बात करनी है। नसीम भाई, सुल्तान जौहर कप आप देख ही रहे हैं, उसमें सिचुएशन आपके सामने है। ज़्यादा मैचेस हम कोई हार गए, कोई हमने बराबर कर दिया, कुछ जीतने वाली पोजीशन में आते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ लड़कों का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को हम डेलीज तक तो देते नहीं। अच्छा, हॉकी फेडरेशन अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन की तरफ जा रही है, इलेक्शन कमिश्नर का ही किसी को नहीं पता। शैला रजा उस दिन थी मेरे साथ प्रोग्राम में, बड़ी डिटेल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे खुद नहीं पता है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी बताना है, हॉकी फेडरेशन ने भी ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। पहले तो ज़रा डेलीज़ की बात करते हैं। अब इमाद शकील बट इतना अच्छा प्लेयर है, हनान शाहिद, मुर्तज़ा जिसको लेकर ही नहीं गए थे लास्ट टूर्नामेंट में, वो बाहर जाके बेचारा खेल रहा था। हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, कोई नाम ही नहीं जानता, क्योंकि हम प्रोजेक्शन नहीं देते, पैसे नहीं देते, कोई मेहनत नहीं करती हॉकी फेडरेशन, और डाल सारा गवर्नमेंट पे देती है। फंड भी उनको मिलता है, ऐसा नहीं कि फंड नहीं मिलता। देखिए, उनको ठहराते कैसे हैं? जैसे सिंध गेम्स वगैरह होते हैं और लड़काना का दस्ता आ गया, आप उनको ठहरा रहे होते हैं हॉस्टल्स में। आप यहाँ पे अगर कराची में होते सही हैं तो मैं तो मोस्टली देखता हूँ कि वो जो हॉस्टल है उसके अंदर ठहरते हैं। आप माइंडसेट क्या बना रहे हैं? आप अपने प्लेयर्स को, एक क्रिकेटर वो 5 स्टार होटल से नीचे नहीं रह सकता। पाकिस्तान हॉकी टीम का वो यहाँ कैंप में आया है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके लिए 5 स्टार होटल है। आपकी नेशनल गेम्स का प्लेयर है, वो जाके उस हॉस्टल में ठहरा है कि जिस कमरे में 4 लड़के ठहरे हुए, गद्दे वगैरह उन्होंने वहां डाले हुए, बिस्तर इस्तर है उनका। लेकिन कहने का मकसद है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इनको होटल में ठहरा है। इनको एक कॉन्फिडेंस लेवल इनका डेवलप होना चाहिए, बाकी किसी खेल में आपको दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हिस्सा इनके माइंडसेट के ऊपर, इनके लाइफ स्टाइल के ऊपर, इनकी ग्रूमिंग के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे शहरों में तो हॉकी उस तरीके से होती नहीं है। गांव देहात चंद रह गए हैं कि जो आज भी जो है वो सिपाही देने को तैयार दिखाई, और वो हॉकी की सूरत में हमारा खिलाड़ी आता है और वो मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो आप देखेंगे तो आ, हम वो दे ही नहीं रहे यार अरसलान भाई, कि हम उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि ये बड़े रिजल्ट देंगे। लेकिन नसीम भाई, हमारी आपको नहीं धरती। लगता कि हॉकी फेडरेशन का ही कसूर है ना? आप उसको अपने, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको किसी की मोहताजी नहीं है, पैसे भी खुद लाता है, प्लेयरों को लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देता है, कोई उस पर बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो खुद क्रिएट करता है, उनकी मर्जी, वो जैसे मर्जी चलाएं। इधर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देते। जॉब्स डिपार्टमेंट बंद होने के बाद वैसे खत्म हो गई, हॉकी के ग्राउंड तबाही का शिकार है, ऑस्ट्रोटर्फ आपके पास है नहीं। हमारा जो हॉकी का हेडक्वार्टर है लाहौर, उसके ग्राउंड तक नहीं सही से बना, वहां पर मैच भी नहीं हो सकता। देखिए, आप तैयारी नहीं कर रहे ना, आपकी नीयतें उस तरीके से सही दिखाई नहीं देती, फिर जितनी जरूरतें हैं वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा था आज से 4-5 साल पहले, अगर इंडिया की हॉकी को आपने इम्प्रूव होते हुए देखा है और रैपिडली देखा है, तकरीबन हमारे जैसा हाल था उनका।
फिर उसके बाद उन्होंने अपने ओलंपिक स्पोर्ट्स पे फोकस किया। पता चला कि हॉकी के साथ, कबड्डी के साथ ऐश्वर्या राय खड़ी हैं, अमिताभ बच्चन खड़े हुए, ये उनके ब्रांड एम्बेसडर आके खड़े हुए, उनकी हुकूमत ने पैसा डाला, कोचेस बुलाए और अपने गेम्स को लिफ्ट किया। हमारी यहाँ पर जो है वो इस तरीके की कोई चीज होती हुई दिखाई नहीं दी कि आप वो जो एक नेशनलिज्म दरकार है कि हॉकी की सपोर्ट के लिए लोग आए। अच्छा, फिर आप देखें ना, भुवनेश्वर में जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने इंडिया को हराया तो बड़ा शानदार मैच खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान फाइनल हारा था, वो आखिरी एक बड़ी परफॉर्मेंस थी जो इंडिया भुवनेश्वर में थी। नदीम उमर साहब ने टीम को स्पॉन्सर करके भेजा और उस वक्त भेजा जब खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधने के लिए तैयार थे। मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर आए तो क्यों आए। और उसके बाद मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास एक एनवेलप आया, उसमें मैं भी साथ में शामिल था। तो फेडरेशन के सेक्रेटरी थे राना मुजाहिद साहब ने, वो मुझे एक क्या कहलाता है कैलेंडर था, वो जो रखने टेबल पे रखने वाला होता है, वो भेजा। कुछ और चीजें भेजी कि पाकिस्तान ने ये शानदार परफॉर्म किया, उसमें उमर एसोसिएट्स भी लगा हुआ था। और लेकिन जब मैं नदीम भाई से मिलने गया तो मैंने कहा कि वो आपके पास आया होगा फेडरेशन का, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। तो जिन्होंने खर्चा किया फेडरेशन को उतना भी याद नहीं रहा कि वो साथियों को भी भिजवाया, उन्होंने उन्होंने स्टेक होल्डर्स को भी भिजवाया होगा, कुछ सरकारी जगह पे भी भिजवाया होगा, लेकिन जो आपने सेमिनियर छपवाए थे अपने उस स्पॉन्सर को तो भिजवाते कि जिसने लाखों सही बड़े बात है। लाखों रुपए खर्च करके उस वक्त में टीम को भेजा। तो यानी आप सेंसलेस लोग, आपको ये नहीं पता कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो आपने उसको लेके चलना कैसे। इज्जत ही नहीं ये देते सर। कितनी सी नदीम एक उमर बात थी साहब कि की आप बड़ी उनका बात एड्रेस है, लेके वहां भी भिजवाते। मुझे याद है कि आप शायद शो कर रहे थे, उसी शो में उन्होंने कॉल की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर जी पैसे जी नहीं है जी। मैं अपनी हॉकी को पैसे देने को तैयार। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने क्या अरसलान भाई, किया? जैसे आप कर रहे हैं ना अभी कि आपको एक अफसोस दिखाई दे रहा है, मैं भी अफसोस कर रहा था शो में कि भाई कल टीम स्याह पट्टियां बांधने को तैयार हो गई है, उनको डेलीज नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी कॉल आई कि नहीं भाई हमारी टीम स्याह पट्टी नहीं बांधेगी, हम भेजेंगे। बहुत तो बड़ी बात कहने है। का मकसद है कि अगर एक स्पॉन्सर आ गया, जैसे अभी आपने यूनिवर्सिटी की बात की थी कि उन्होंने भेजा अरशद नदीम को सपोर्ट करके, आप जो आप अभी बात कह रहे थे, जी तो जी, एक क्या प्राइवेट ग्रुप ने, उसके एक बाद प्राइवेट ग्रुप है लाहौर का, उनका शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, उन्होंने भेजा। तो वहां अरशद नदीम कितनी दफा दोबारा गए होंगे? मेरे ख्याल है एक आध दफा उनका जी विजिट हुआ होगा। जी जी हालांकि बिल्कुल जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनके साथ तो खड़े हो। सही बात है। बदी भाई, ये जो हॉकी का हाल हुआ है आपके सामने है। एक तो ओलंपियंस की अपनी लड़ाइयाँ, ओलंपियंस को बार बार कुर्सियाँ चाहिए और उन्हें आके बैठना ही कुर्सी पर है, उन्हें ओहदे चाहिए। काम ग्राउंड पर जो लोग करते हैं वो इक्का दुक्का रह गए हैं जो खामोशी से काम कर रहे हैं। बाकी सब जो सीनियर्स हैं वो तो पीछे हो गए। समीउल्लाह साहब जैसे डिसेंट लोग पीछे हो गए, उन्होंने हाथ जोड़े। फिर बार बार जो प्रेसिडेंट आता है वो दौरे पर खुद जाने पर बजिद हो जाता है। सेक्रेटरी के करोड़ों रुपए के उनके अपने अखराजात निकल आए हैं। अच्छा, जो पैसे दिए उसका वो हिसाब भी पीएसबी में नहीं दे पाए, स्टैंडिंग कमेटी ने मांगा वो भी नहीं दे पाए वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो नसीम भाई ने एक बात की थी कि यहाँ पर जो लड़के आते हैं उनको हॉस्टल में ठहराया जाता है। नसीम भाई को याद होगा कि जब पिछली मरतबा सिंध गेम्स हुए थे तो वहां की जो दस्ते आए थे तो उनको एक होटल में 2-4 कमरे लेके दिए थे। तो हमने वहां से रिपोर्ट किया था कि उन लड़कों को जिस होटल में ठहराया गया, ना वहाँ लाइट थी ना पंखे थे, और उन लड़कों को एक एक कमरे में कुछ 10 से 15 लड़कों को नीचे जो मैट्रेस है वो डालकर उनको रखा गया था। वो लड़के बाहर आ गए तो उन्होंने एहतजाज भी किया था। तो यहाँ तो ये खेल के साथ ये खिलवाड़ होता है कि पैसे आपको मिलते करोड़ों के हिसाब से, आप लगाते हो लाखों के हिसाब से। कोई किसकी जेब में जाता है, किसकी जेब में जाता है। यहाँ पे तो खेलों पे खर्च करने का कोई वो ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ हॉकी का हाल इस वजह से बुरा है। देखें असलान भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक खिलाड़ी मैदान में जब आता है, खेलता है, और उसको डेली अलाउंस जो होता है वो दिया जाता है, या उसको मैच फीस होती है वो मिलती है। एक खिलाड़ी को डेली अलाउंस, डेली का मतलब है रोजाना की बुनियाद पर, जैसे क्रिकेट में मिलता है। लेकिन एक खिलाड़ी को डेली अलाउंस अगर 2-2 साल बाद मिलेगा तो वो घर कैसे चलाएगा? मैच फीस उसको 2 साल बाद मिलेगी, जो इनाम में दी गई रकम है वो उसको मिलती नहीं है। वो रोता रहता है, पीटता रहता है। पिछली मतलब आपको याद है जब हॉकी टीम वापस आई तो इमरान भट्ट ने क्या किया? इमरान भट्ट ने यही कहा था कि हमें तो अपने पैसे ही मिल रहे। तो किस तरफ अब लोग जो है हॉकी की तरफ से किनारा कश होते जा रहे हैं। ये वही लड़के जो खेल रहे हैं, जो पुराने खेलते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं चलो खेल लिया, अब बाहर मुल्कों
मुल्कों में चले जाते हैं, वहां पर प्राइवेट तौर पर लीग खेलते हैं, वहां से अपने घर गुजर चला रहे हैं, कोई वहां पर टैक्सी चला रहा है, कोई अपना जो है उनकी मजदूरी कर रहा है, तो वो अपने घर ऐसे चला रहे हैं। तो यहाँ तो जो नेशनल गेम था, कौमी गेम था, उसका ये हाल हो गया है। ओलंपियंस की लड़ाई आज से नहीं चल रही। ओलंपियंस की लड़ाई कभी कहता है जी मुझे सदर बना दो, कोई कहता है मुझे सेक्रेटरी बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे हेड कोच लगवा दो। ये इनकी लड़ाइयाँ एक की नहीं, कभी चार इस तरफ होते हैं, चार दूसरी तरफ होते हैं। भाई ओलंपियंस का काम क्या है? पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए इनको एक साथ मिलकर बिला किसी मुआवजे के बगैर काम करना चाहिए जी। हमारी जो हॉकी ने हमें इतना बड़ा मुकाम दिया, उस वक्त तो पैसा भी मिलता था इनको, उस वक्त तो ये करोड़पति बन गए, उस वक्त तो इनको ऐसी ऐसी नौकरियां मिल गई जहां पर ये जो आज जो है अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इन खिलाड़ी जो नए आ रहे हैं, नौजवान लड़के आ रहे हैं, इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। इनके बारे में कोई नहीं सोचता। जो आपने बात की, आप सेक्रेटरी होता है, वो कहता है जी पाकिस्तान टीम गई है, मैं भी साथ चला जाऊं, सदर है, मैं भी साथ चला जाऊं। भाई आपकी क्या जरूरत है? आपने वहां जाके खेलना है, आपने वहां जाके क्या करना है? जिनका काम है वो वहां पर जाएं। आप करोड़ों पे तो अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, खिलाड़ी बेचारे हाथ पे हाथ बैठे रहते हैं। तो ये तो हमारे स्पोर्ट बोर्ड का, हमारे खेलों का, हमारी हॉकी का हाल है। और ये जो तारा सितारा थे ना नसीम भाई, ये तारिक बुगटी और ये अपना राना साहब, ये हर जगह मतलब अपने जो अखराजात हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल की मद में सर 30-35 लाख रुपए तो इनका पेट्रोल और गाड़ियों की मेंटेनेंस पर गया हुआ है। गाड़ियों की मेंटेनेंस 35 लाख की, अच्छा गाड़ियों की मेंटेनेंस 35 लाख है, 35,000 खिलाड़ी के नहीं दे रहे। अजीब बात है। 1-1.5 रुपया देते हैं कैंप का, किसी को 1,000 देते हैं, किसी को 900, किसी को 1500, वो भी देने पे तैयार नहीं होते। फिर जहां आपने कहा ना, सही कहा आपने, हॉस्टल में रहते हैं, इधर स्पोर्ट्स बोर्ड में जहाँ रहते हैं वह खाना शाना स्पोर्ट्स बोर्ड अपने पैसों से देता है, ये कुछ नहीं करते। हॉस्टल भी स्पोर्ट्स बोर्ड दे देता है, चलो इन्हें वहां पर गर्म पानी नहीं होता, वो बेचारे लड़के फिर नहाने के लिए कभी कहीं कभी कुछ करते, पैसे देने 1,000 रुपया, उस पर भी इनको प्रॉब्लम है। तो फिर हॉकी फेडरेशन की पूछगछ क्यों नहीं है? हालांकि पैटर्न इन चीफ तो वजीर आजम है। देखिए, अभी एक खबर आई थी झारखंड एसोसिएशन की, कि वहां पर केलों का बिल बना था कोई 35 लाख रुपए। तो उसके बाद उसकी तहकीकात हुई कि वही 35 लाख रुपए के केले कहाँ पे खा गए। सही बात है। तो अभी जैसे आपने बात कही कि पेट्रोल और दीगर मद के अंदर, भाई जाहिर है जो पैसा है अगर खिलाड़ियों को नहीं जा रहा है, ठीक है, टूर के ऊपर खर्चा होता होगा, या टूर भी आप जिस तरीके से करते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, आप मुझे एक चीज बता दें, क्या राना मुजाहिद आते होंगे या तारिक बख्ती आते होंगे, वो उस हॉस्टल में ठहरते होंगे? नहीं ठहरते होंगे यार, वो होटल में ही ठहरते होंगे। नंबर टू, आप मुझे बताएं कि हर इंटरनेशनल टूर पे दोनों का जाना क्या जरूरी है? आप ना तो आप कोच हैं, ना आप मैनेजर हैं, आपके जाने की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। मैंने कई मरतबा, मैं भी टूर पे गया हूं, तो मैंने देखा है कि कोच मैनेजर एक तरफ बैठे हुए और सेक्रेटरी और सदर सामने की तरफ जो मेन पवेलियन है उसमें बैठे हुए। अब खिलाड़ी को वो वहां से भी खिला रहे हैं और यहाँ से भी खिला रहे हैं, दोनों तरफ से खिलाड़ी को खिलाया जा रहा है, बीच में खेल हो रहा है। इधर से जो है वो जरे वो मैनेजर भी जो आपके सेक्रेटरी हैं वो भी हर दफा खिलाड़ी होते हैं, वो वहां से बता रहे, ओए पीछे हो, ओए आगे हो, आगे। वो जो जो कोच, असली कोच खड़ा हुआ है, वो भी ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसे करो, तुमने ये करना है। तो खिलाड़ी वैसे ही कंफ्यूज हुआ सही होता है। बात फिर है। अगर आप में से ये बात नसीम भाई की बिल्कुल ठीक है बदी भाई, जो अभी सिचुएशन नसीम भाई बता रहे हैं, आपने मैंने तो कई दफ़ा विटनेस की है। बदी भाई ये इसका कोई हल है? इलेक्शन हो जाएंगे, अभी जो बात हो रही है, इलेक्शन के बाद कोई ऐसी शख्सियत आ जाएगी जो हॉकी की बेहतरी के लिए खुद कुछ कर सके, या दोबारा बस वही पीएसबी और गवर्नमेंट की फंडिंग पे बैठे रहेंगे, वही लड़के बेचारे मजबूर होते रहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात होती है, असरान भाई, नसीम भाई ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हॉकी में वो बंदा आना चाहिए जो जिसको पैसे की जरूरत अपने लिए ना हो, जो खुद से ऐसा हो कि जो है वो उसको हॉकी से प्यार हो, जो हॉकी का दर्द समझता हो, और जो फेडरेशन को पैसे मिले, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले या किसी भी मद में मिले, वो अगर उसको 100 रुपए मिलते हैं तो वो 90 से 95 रुपए खिलाड़ियों और हॉकी पे लगाए, तो वो शख्स तो इलेक्शन में आए तो बेहतर है। लेकिन फिर आप घूम फिर के अगर उन्हीं लोगों पे आ जाएंगे जो पहले भी लूटते रहे, अब भी लूट रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे, तो फिर हॉकी की बेहतरी कभी भी नहीं हो सकती। हॉकी की बेहतरी उसी सूरत में हो सकती है जब तक कोई ईमानदार आदमी आए जो सिर्फ हॉकी के पैसे हॉकी पर खर्च करे। आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हुआ आपके सामने है,
मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने कहा जो भी पैसा होगा हम क्रिकेट की फलाह बहबूद को लगाए, उन्होंने लगाया। आप देखें स्टेडियम बने, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए काम किया, खिलाड़ियों को पैसे दिए, उनकी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए, डोमेस्टिक में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए, उन्होंने क्रिकेट के लिए काम किया है। वो चाहते हैं कि जी भाई ये जो पैसे हैं खिलाड़ियों पर, जो खिलाड़ियों के पैसे खिलाड़ियों पे खर्च हो, लेकिन वहां पर कारकर्दगी हमारी सवाई इस टेस्ट के पीछे आप 2-3 साल से देख लें किस तरह की रही है। तो जब तक कुछ ऐसा बंदा नहीं आएगा कि जो हॉकी की बेहतरी के लिए पैसे को एक तरफ रखे, दूसरी तरफ खेलों के लिए काम करे, खिलाड़ियों के लिए काम करे, उसी इलेक्शन होना चाहिए। वरना इलेक्शन क्या होगा, वही होगा स्पोर्ट बोर्ड में बदी भाई, लोग ये जो ओहदा होता है बदी भाई, ये ओहदा तो ऑनरेरी होता है ना, इस पर तो आपने काम करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, ऐसे ओहदों को इस्तेमाल करते हैं और फिर हम कहते हैं जी कि ऐसे ओहदों के लिए हमें बहुत लंबे चौड़े पैसे चाहिए, ऐसे ओहदों पर हमें काम करना है, ऐसे ओहदों पर हमें रहकर यूं कर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आखिर में निकलता ही है कि करप्शन के केसेस आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं। बदी भाई, ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं इस पर आने में सिर्फ पैसे चाहिए, काम नहीं करना किसी ने, पैसों के लिए थोड़ी होते हैं ये तो ओहदे, ऑनरेरी होते हैं। यही तो एजाजी तौर पर जो ओहदा होता है उस पे यहाँ पर हॉकी में खास तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ, लोग फायदे उठाने के लिए आते हैं, लोग अपनी पहचान बनाने के लिए आते हैं, अपना नाम पहचानने के लिए आते हैं। देख लें भाई, मैं हॉकी फेडरेशन का सदर हूँ और मैंने ये किया, मैंने वो किया, हालांकि करना उन्होंने कख कुछ नहीं है। तो हॉकी फेडरेशन तबाह क्यों हुई है, हॉकी हमारी क्यों तबाही के दाने पर आ गई है कि यहाँ पर जो भी बंदा आया उसने हॉकी की बेहतरी के लिए काम तो नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम किया, अपने टूर के लिए काम किया और अपने जो करीबी जानने पहचानने वाले थे उनके लिए काम किया। तो जब तक मैं वही हम बात, मैं और नसीम भाई और आप हमेशा यही बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होना उन्हीं की मर्जी से, ना कोई स्पोर्ट बोर्ड से पूछने वाला है, ना हॉकी फेडरेशन से कोई पूछने वाला है। आप वाली बात है, इनको बुलाया गया वहां पर कमेटी में कि इसकी जो है वो रिपोर्ट पेश करें, कोई गया नहीं है। तो ये क्या होगा, 10 आदमियों से मिलकर फिर बात करा लेंगे, उधर से सिफारिश करा देंगे, कोई इनको बुलाएगा भी नहीं और ये वो पैसे वहीं के वहीं रहेंगे और एक का मलबा दूसरे पे डालते रहेंगे। हमने तो नहीं किया, हमसे पहले वालों ने किया, हमसे पहले वालों ने नहीं किया, उससे पहले वालों ने किया, तो ये ऐसे अपनी जान छुड़ा लेंगे। चले अब जरा बात करेंगे हम क्रिकेट को लेकर भी, और क्रिकेट पे बड़े सारे मामला हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज को लेकर, नसीम भाई, टेप बॉल का बड़ा बूम है पाकिस्तान में और बड़े अच्छे टेप बॉल इवेंट्स हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं टेप बॉल के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो बाद में हमें क्रिकेट टीम में भी खेलते दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर जो पंजाब रीजन और सिंध, इंटीरियर सिंध का ये रीजन है, इसमें टेप बॉल बड़ी ज़बरदस्त, कोई टेप बॉल प्रीमियर लीग होने वाली है, जरा इसके हवाले से बताएं, कितने प्लेयर्स होंगे, कहां से प्लेयर्स को लिया जा रहा है, पैसे वैसे भी दे रहे हैं खिलाड़ियों को? जिस लीग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग बन गई है। पहले वो 4 साल कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग हुई। पूरे पाकिस्तान से कोई एक खिलाड़ी लाके दिखा दें कि उससे जो कमिटमेंट हुआ और वो पूरा नहीं हुआ। अच्छी बात है। जो जितने पैसे गए वो पैसे उस खिलाड़ी को गए। आपको कई लीग में आपको बता दूंगा कि जिसके अंदर मैं गया था, मेरी गाड़ी बंद हो गई कश्मीर प्रीमियर लीग में। तो ऐसे पता नहीं क्या क्या मामला जो है वो हमने झेले, लेकिन कोई एक लड़का भी आप ला देंगे कि उसको पैसे जो कमिट हुए थे वो नहीं मिले, तो फिर अरसलान भाई ये आपको नजर नहीं आएगा। इसकी वजह ये कि एक स्टैंडर्ड का ख्याल रखा गया। इस ब्रांड के साथ जावेद मियादाद सदर दिखाई देते हैं, पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशन जो आइडियाज करती है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट पाईमैक करती है। फिर ज़ुहैर नसीर साहब जो हमारे चेयरमैन है, वो खुद भी क्रिकेट के बहुत शौकीन है, जहाँ वो बड़े एक डायनामिक किस्म के बिजनेसमैन है। फिर जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब का एक्सपीरियंस, जिन्होंने इसके लॉज बनाए, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, मोहम्मद समी, हसन रजा, नवेद लतीफ, ये सब लीग का हिस्सा रहे। शाहिद खान आफरीदी, उनके साथ यूनुस खान, ये सब इस लीग के साथ हिस्सा रहे। और मैं आपके शो में जो है वो एक सरप्राइज इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आज जो हमारी सॉफ्ट लॉन्च होने जा रही है एक्सपो सेंटर कराची में, उसमें एक और बहुत बड़ा नाम जो है वो लीग को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे संभालने के लिए जा रहे हैं। वो सरप्राइज है आपके लिए। लेकिन ये लीग वो है जिसने टेप बॉल क्रिकेट, जो हमारे बॉस ज़ुहैर भाई भी बात कहते हैं कि स्ट्रीट से स्टेडियम, हमारी स्ट्रीट की क्रिकेट है। अच्छा, बदी भाई भी साथ है। नसीम भाई, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि किसी भी प्लेयर के पैसे, क्यों बड़ा मसला है खिलाड़ियों के, बड़ी बड़ी लीग्स हैं, प्रीमियर लीग्स हो जाती हैं, उसमें पैसे नहीं देते खिलाड़ियों को, लेकिन इसकी शिकायत वाकई कहीं से नहीं आई।
फिर बड़े बड़े नाम जैसे तैमूर मिर्ज़ा हैं और बड़े शानदार नाम हैं, ये सारे खेलते हुए दिखाई क्योंकि उनका बड़ा चार्म है और लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा मज़ीद इस पर और पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं।